भारत सरकार और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक वार चल रही है क्योंकि जज का एक समूह इन नए जजों की नियुक्ति करता है। आपका सांसद या विधायक अगर काम नहीं करता है तो आप उसे चुनाव में हरा सकते हैं। अगर कोई भ्रष्ट सरकारी ऑफिसर है तो आप उसकी सरकार से शिकायत करके उसका तबादला या उसे बर्खास्त करवा सकते हैं। मगर भारत सरकार का ये कहना है कि इस तरह से नए जजों की नियुक्ति करना ठीक नहीं है। लेकिन क्या हो जब आपको कोर्ट से उचित न्याय ना मिले। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां जजों की नियुक्ति जज करते हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक वार चल रही है। जजेज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ और जजों की नियुक्ति करना चाहते हैं, मगर भारत सरकार का ये कहना है कि इस तरह से नए जजों की नियुक्ति करना ठीक नहीं है, क्योंकि जज का एक समूह जिस तरह से इन नए जजों की नियुक्ति करते हैं उसकी ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी है और ना ही उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है। क्या हमें इन सब की परवाह करनी चाहिए? अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है भी तो हमें क्या, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्यों हमें इसकी परवाह करनी चाहिए। आप कोर्ट के कुछ इन ऑर्डर को देख लें जो हाल ही के वक्त में सुर्खियों में रहे हैं, जैसे होमोसेक्सुअलिटी, राम मंदिर, लिव इन रिलेशनशिप, स्पेक्ट्रम एलोकेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। कोर्ट के ये 5 फैसले महज एक उदाहरण है कि कोर्ट के फैसले हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालते हैं। जज द्वारा लिया गया किसी भी मामले पर फैसला आप पर असर डालता है, जो ये दर्शाता है कि वो कितना पावरफुल है। इसलिए न्यायतंत्र को लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सरकार के कामकाज की निगरानी रखने में। लेकिन कोर्ट के कामकाज की निगरानी कौन रखता है? आपका सांसद या विधायक अगर काम नहीं करता है तो आप उसे चुनाव में हरा सकते हैं। अगर कोई भ्रष्ट सरकारी ऑफिसर है तो आप उसकी सरकार से शिकायत करके उसका तबादला या उसे बर्खास्त करवा सकते हैं। लेकिन क्या हो जब आपको कोर्ट से उचित न्याय ना मिले। आप उसके लिए हायर कोर्ट में तो अपील कर सकते हैं, लेकिन जज ने आपके साथ ठीक से न्याय क्यों नहीं किया ये आप उनसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपके लिए जज का फैसला मान्य ही है। जजों द्वारा दिए गए किसी भी गलत फैसले की इस देश में ना तो कोई कार्रवाई कर सकता है और ना ही उसकी कोई आलोचना कर सकता है। भारत के कानून मंत्री ने भी ठीक यही सवाल उठाया है। जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज बताऊंगा मैं आपको देश के एक जजों के समूह जिसे कॉलेजियम कहते हैं, जो जजों की नियुक्ति करते हैं, और भारत सरकार अब उस कॉलेजियम के क्यों खिलाफ है। कॉलेजियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सोसाइटी, लेकिन बाद में इस शब्द को रशियन भाषा द्वारा अपना लिया गया और वहाँ इस शब्द को कॉलेजियम कहा गया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा एडवाइजरी बोर्ड या कमेटी जिसमें समान पेशे के लोग होते हैं और इन लोगों द्वारा आपसी सहमति से किसी भी निर्धारित विषय को लेकर फैसला ले लिया जाता है। और भारत में अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है वो यही है। कॉलेजियम का मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक समूह जो अदालत के बाकी जजों की नियुक्ति करता है। इसे अगर और आसान भाषा में कहें, सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में जो नए जजों की नियुक्ति होती है, ट्रांसफ़र होते हैं और प्रमोशन होते हैं, उसका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का यही कॉलेजियम करता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल 6 सदस्य होते हैं
और ये जज मिलकर ये तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और देश भर की हाई कोर्ट में से किस जज की नियुक्ति होगी, किसका कहाँ ट्रांसफ़र होगा और किसका प्रमोशन होगा। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसमें जजों की नियुक्ति जजों द्वारा की जाती है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस जैसे देशों में ऐसा नहीं होता। इस कॉलेजियम का जिक्र देश के संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत में जजों की नियुक्ति का अधिकार देश के राष्ट्रपति को होगा और राष्ट्रपति को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, उस समय के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से विचार विमर्श करना होगा और उसके बाद वो फैसला ले सकेंगे। आप संविधान के अनुच्छेद 217 में देख सकते हैं विचार विमर्श के लिए कंसल्टेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यही शब्द ही सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में लड़ाई की असली जड़ बनी हुई है। सन 1981 से 1998 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े अहम फैसले दिए और उन फैसलों को जज केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहला फैसला 30 दिसंबर 1981 का है, जब सुप्रीम कोर्ट से संविधान में लिखे इस कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या पूछी गई। सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि संविधान में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करने के बाद ही सरकार नियुक्ति कर सकती है, इसका मतलब क्या है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन यानी विचार विमर्श का मतलब कहीं से भी कंकरेंस यानी सहमति नहीं हो सकती है। तो राष्ट्रपति को यह पूरा अधिकार है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मात्र विचार विमर्श करे और ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति बिना किसी की सहमति के भी कर सकते हैं। लेकिन सन 1993 में आए सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इस पुराने जजमेंट के फैसले को बदल दिया और कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या सहमति के रूप में कर दी, जिसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस पर सहमति लेनी होगी। यानी जिस संविधान ने इस व्यवस्था को विचार विमर्श तक सीमित रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने विचार विमर्श को सहमति में बदल दिया और 1993 के बाद जजों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति जरूरी कर दी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जज और सीनियर एडवोकेट कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करके संविधान को ही हाईजैक कर लिया है, क्योंकि इस फैसले से जो कॉलेजियम बना है उसका जिक्र ना तो संविधान में कहीं है और ना ही भारत सरकार ने संसद में इसके लिए कोई कानून पास किया है। बड़ी बात यह है कि वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट का तीसरा एक अहम फैसला आया। इसमें कहा गया है कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का विस्तार होगा और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े वरिष्ठ जज भी शामिल होंगे। यानी इस कॉलेजियम में अब कुल 5 जज होंगे। 1993 में शुरू हुई इस व्यवस्था का 1998 में और विस्तार कर दिया गया और कुछ वर्ष के बाद से कॉलेजियम इतना मजबूत हो गया कि इस न्याय व्यवस्था में परिवारवाद को बढ़ावा मिलने का आरोप भी लगने लगे। सन 2012 में भारत के लॉ कमीशन की 230वीं रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ये बताया गया कि हमारे देश की हाई कोर्ट में हर तीसरा जज या तो किसी जज या किसी सीनियर वकील का रिश्तेदार है। सन 2012 में पंजाब एंड हाई कोर्ट में कुल 47 जज थे, जिनमें से 16 जजों का कोई ना कोई रिश्तेदार उसी हाई कोर्ट में वकील था। कहने का मतलब है कि कॉलेजियम सिस्टम से न्याय व्यवस्था में परिवारवाद बढ़ा और ऐसा खुद बहुत सारे जजों ने कहा है कि इस व्यवस्था से अदालतों में ऐसे जजों की नियुक्ति होने लगी है जो किसी ना किसी जज के रिश्तेदार थे या जिनके पिता या रिश्तेदार बड़े वकील थे। कॉलेजियम से दूसरी बड़ी समस्या है ट्रांसपेरेंसी की, यानी पारदर्शिता की कमी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल 27 जज हैं, जबकि होने चाहिए 34 जज। इन 27 जजों में से कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल 5 जज होने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इस कॉलेजियम में कुल 6 जज हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कॉलेजियम में उस जज को भी रखा जाता है जिसे भविष्य में सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाएगा, और ये छठे जज हैं संजीव खन्ना। अब मुद्दा ये है कॉलेजियम द्वारा की कोई भी सिफारिश को मानना सरकार और राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होता है। फिर भी सरकार अगर चाहे तो कॉलेजियम से ये आग्रह कर सकती है कि वो अपनी सिफारिशों पर एक बार पुनः विचार करें, लेकिन इसके बाद अगर कॉलेजियम की तरफ से फिर से पुनः विचार के बाद भी उन्हीं नामों की सिफारिश जजों की नियुक्ति के लिए भेज दिया जाए तो सरकार और राष्ट्रपति को उन्हीं को नियुक्त करना होगा। यानी आप अगर देखेंगे तो जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं, और ये कानून बनाने वाले भी खुद ही जज ही हैं। सन 2014 में भारत सरकार इस कॉलेजियम के खिलाफ एक कानून लाई थी जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। ये कानून देश में एक ऐसा कमीशन यानी आयोग बनाने के लिए लाया गया जो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कर सके, और ये आयोग कुल 6 सदस्यों का होता। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे वरिष्ठ जज, भारत सरकार के कानून मंत्री और 2 अन्य सदस्य होते हैं, और 2 इन अन्य सदस्यों का चुनाव एक सिलेक्शन कमेटी द्वारा किया जाता जिसमें विपक्ष के लोग भी शामिल होते। ये कानून 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति के साइन होने के बाद से लागू हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के शुरुआत में ही इस कानून को खारिज कर दिया, और ये कानून बनने के बाद भी किसी काम नहीं आया। और अब भारत सरकार चाहती है कि इस कॉलेजियम वाली व्यवस्था में कुछ बदलाव होने चाहिए। मैं यहाँ आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये कॉलेजियम इतना ताकतवर है कि अगर आपको किसी जज के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी हो या उसे हटाना हो तो इसके लिए सरकार को संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर इसे सिद्ध करना होता है, और ऐसा तभी किया जाता है जब कोई जज संविधान के उल्लंघन, दुर्व्यवहार और अक्षमता के दोषी पाए गए हों। लेकिन इसके लिए भी संसद के दोनों सदनों में उस जज के खिलाफ 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी है। यानी इस प्रस्ताव के पास होने के बाद ही राष्ट्रपति एक जज को उसके पद से हटा सकते हैं। भारत के इतिहास में सिर्फ 4 बार ही आज तक ऐसा हुआ है जब किसी जज के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन आज तक कोई भी महाभियोग प्रस्ताव जज के खिलाफ सदन में पास नहीं हुआ। यानी आज तक महाभियोग प्रस्ताव लाकर किसी भी जज को हटाया नहीं जा सका। आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।